बच्चे इसमें कैसे बन नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे देश में कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो एग्जाम देने वालों के लिए नहीं, उनके पूरे परिवार की किस्मत बदल देते हैं। ऐसे पेपर्स के लिए बच्चे सालों मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तपस्या करते हैं। माँ बाप सोना तक गिरवी रखकर बच्चों को अच्छी अच्छी कोचिंग करवाते हैं जिससे उनके चांसेस बढ़ जाएं। पूरी फैमिली के लिए वो एक पेपर, एक एग्जाम, एक उम्मीद होती है कि उससे उनकी तकदीर बदल जाएगी, गरीबी से परिवार शायद बाहर निकल आएगा या उनकी सोशल एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया में कई लोगों ने ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे। हम सबको वो एग्जाम एंजाइटी, वो टेंशन, यहां तक कि डिप्रेशन का खौफ बिल्कुल याद है। खासकर कि तब जब थोड़े से मार्क्स, बस थोड़े से मार्क्स से कट ऑफ छूट जाता है। एक नाइटमेयर, वो जो ड्रीम होता है ना, वो एक नाइटमेयर बन जाता है। इस साल कुछ ऐसा ही हुआ। नीट के कट ऑफ के वजह से अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हाई हो गया। कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स ऐसे आए जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेस मार्क्स के नाम पर रैंक इन्फ्लेशन हुआ। एक सेंटर से करीबन 8 लोगों के परफेक्ट स्कोर आए। पुलिस का पेपर लीक के मामले में आरोपियों को अरेस्ट करना, उसके ऊपर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सवालों का ठीक से जवाब ना देना, और तो और 14 जून के रिजल्ट डिक्लेरेशन डे को प्रीपोन करके 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट के शोर के बीच में चुपचाप रिलीज कर देना। नीट क्या है, क्यों संदेह के दायरे में आ चुका है, स्टूडेंट्स की मांग क्या है, और ये एक करप्ट एंड इनइफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों है, इस पर हम सब बात करेंगे, जानेंगे ये सारी चीजें आज के एपिसोड में। लेकिन एक बात क्लियर है, सवाल सिर्फ एक नीट रिजल्ट का नहीं है, पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का है जो बहुत टाइम से करप्शन, लीक, स्कैम में घिरा हुआ है। यह पूरे देश के भविष्य के लिए एक सवाल है। फ्यूचर डॉक्टर्स का सवाल है, फ्यूचर इंजीनियर्स का सवाल है, और फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का यह एक मैटर है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो आज देख रहे हैं देशभक्त पर, तो प्लीज इस मोमेंट में अपने बच्चों के साथ जरूर खड़े रहिए। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, ठीक है, अग्रीड, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेकिन आपका लाइफ नहीं है, जिंदगी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। आप इस संघर्ष में बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे और लोग हैं, हम हैं। अभी टाइम मायूस होने के लिए नहीं है, बल्कि साथ में आवाज उठाने का टाइम है ये, ताकि किसी भी सरकार या किसी भी संस्था कभी भी ये मजाल ना कर पाए कि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर ले। मुझे मालूम है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड होंगे। मैं भी था क्लास 11 में फेल होने के बाद, वो भी इंजीनियर्स और एमबीए की फैमिली से आते हुए। मैं बंगाली फैमिली में कोई फेल होता है क्या? लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, और आज मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं बचपन से करना चाहता था। अगर कल ये चैनल मुझसे छिन जाता है, बैन कर दिया जाता है, हार नहीं मानूंगा। इस एपिसोड को यूट्यूब ने एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़े तो ये एपिसोड जरूर देख लीजिएगा कि प्लान बी की अहमियत क्या होती है और हार क्यों नहीं मानना चाहिए। अब प्लान बी से यह भी बात याद रखिए कि प्रोफेशन सिर्फ एक नहीं होता है। आप लाइन चेंज करते हैं, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं कभी भी अपने लाइफ में। एक चीज आप क्लास 8 या 10 में डिसाइड करके पूरी जिंदगी नहीं करते हैं। जैसे 2023 2024 इयर्स ऑफ एआई एडवेंट कहा जा रहा है। अरे सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल नहीं है आज के डेट में। आज के फील्ड में एआई लाखों के तादाद में इंजीनियर्स को भी अपने नौकरी से निकाल दे रहा है। कुछ लोग एआई को विलेन मानते हैं, कुछ लोग दोस्त मानते हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां एआई की वजह से लग रही है। तो अगर प्लान बी या फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है तो एआई वैसे में भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एआई को समझने के लिए ग्रोथ स्कूल का ये 3 आवर का चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप बहुत मदद कर सकता है आपकी। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ये होता है तो एक पेड वर्कशॉप, लेकिन क्योंकि हमने ग्रोथ स्कूल के साथ पार्टनर किया है और आप पहले अगर 1000 लोगों में हो जो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करोगे, उसको इस्तेमाल करोगे, तो उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने ये वर्कशॉप को अटेंड किया है और एआई की मदद से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। एआई की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग आप कर सकते हो। यूनिक और हाईली अपीलिंग आप रेज्यूमेस बना सकते हो एआई के साथ। कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो।
हो और पर्सनल ब्रांडिंग को तो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। देशभक्त पर हमने भी खुद इस वर्कशॉप को अटेंड किया है, उससे बेनिफिट किया है। एआई हमारे वर्क फ्लो और प्रोसेसेस में अब आ चुकी हैं। तो आप टेक इंडस्ट्री से हो या नॉन टेक इंडस्ट्री से हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, कंटेंट क्रिएटर हो या फाउंडर या फ्रीलांसर हो, ये वर्कशॉप सबके लिए बना है। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। याद रखिए, पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। बैक टू द स्टोरी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट एक नेशन वाइड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इससे पहले AIPMT या ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नामक एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था और अलग अलग स्टेट्स भी स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती थी। 2016 से लेकर 2018 तक नीट को CBSE ने ऑर्गेनाइज करवाया। 2019 से यह एग्जाम NTA या नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करा रही है। याद रखिए इस NTA को भी। एग्जाम 3 घंटे और 20 मिनट का होता है, यानी 200 मिनट्स। पेपर पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होता है। OMR शीट में आंसर्स फिल किए जाते हैं। कंप्यूटर से यह चेक होता है। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कम से कम चेकिंग में। ह्यूमन इंटरवेंशन कहां कहां हो रहा है, क्या स्कैम हो रहा है, उस पर अभी आते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी एंड बॉटनी। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन, जिनमें मैक्सिमम 45 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं, यानी टोटल 180 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। हर सही आंसर के 4 मार्क्स, हर गलत आंसर के नेगेटिव 1 मार्क। यानी अगर 180 के 180 सही आंसर किए और फुल मार्क्स किए तो आपका मैक्सिमम स्कोर बनेगा 720 मार्क्स। ये 720 याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आता है इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए। इस साल के रिजल्ट्स के पहले भी नीट एग्जाम के साथ कई लोगों को प्रॉब्लम्स थी। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को अंडरमाइन करता है। सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो पेपर सेट होता है वो ठीक से सेट नहीं होता है, जिससे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स का काफी नुकसान बताया जाता है। हर साल शिकायतें रहती हैं, लेकिन आप तो जानते हैं शिकायत करना, सवाल पूछना, गलत चीज को हाईलाइट करना एंटी नेशनल अर्बन नक्सल एक्टिविटी है। तो किसी ने कुछ ज्यादा नहीं बोला। नीट की टाइटैनिक आगे चलती गई। 2024 में जाकर आइसबर्ग से टकरा गई। लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अब डूबते हुए नजर आ रहा है। एनटीए ने खुद कहा था कि नीट के रिजल्ट्स 14 जून को रिलीज किए जाएंगे, मगर अचानक से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलीज कर दिए गए। इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहा था, मीडिया उस पर पूरा फोकस कर रही थी। इसी के बीच नीट रिजल्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं था। हम भी बाय द वे महीनों से रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे, इतने दिनों से इलेक्शंस ट्रैक कर रहे थे, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस देशभक्त पर, इलेक्शन रिजल्ट्स, नेशनल रिजल्ट्स पर था, ना कि नीट के रिजल्ट्स पे। और शायद फ्रॉडस्टर्स का यही प्लान था। कई बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए रिजल्ट्स के साथ कि उनके सालों की मेहनत भाई रंग लाई, उनको अच्छी रैंक मिली। कई दुखी भी हुए कि कट ऑफ वो क्रॉस नहीं कर पाए। अब ये तो एग्जाम्स में होता ही है, कुछ खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। जब स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने करीब से रिजल्ट्स को देखना शुरू किया तो कई प्रॉब्लम सामने आए और कई सवाल उठने लगे। 8 टॉपर्स ऐसे हैं जिनके सीरियल नंबर बहुत ही करीबी हैं, तो पॉसिबली ये सारे 8 टॉपर्स या तो आसपास सेंटर में बैठे थे, या ये भी प्रोबेबिलिटी है ये 8 टॉपर्स एक ही सेंटर में बैठे थे। और तो और बच्चों ने ये भी नोटिस किया कि कुछ ऐसे मार्क्स भी दिए गए जो मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है। Don't get into those maths. अरे पीयूष जी, बच्चों को सवाल ना पूछने की आदत ऐसे डलवा दी गई है, ना वो सवाल पूछेंगे ना मैथ्स करेंगे। मैथ्स के लिए तो बच्चों बोलो 2 + 2 = 56 हो गया, लेकिन सवाल पूछना होगा, मैथ्स देखना होगा। अगर किसी ने नीट में 180 में से 180 क्वेश्चन सही आंसर किए तो उसको कितने मिलेंगे? 720 मार्क्स मिलेंगे, मैजिक नंबर। अगर 179 सही आंसर किया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने नो नेगेटिव मार्किंग, तो 716 मार्क्स उसको मिल सकते हैं। और अगर 179 करेक्ट आंसर किया, एक गलत आंसर किया, तो गलत आंसर का एक नेगेटिव मार्क कटा, टोटल स्कोर 716 - 1 715 हो जाएगा। यानी बेसिकली 716 और 720 के बीच में मार्क्स लाना मैथमेटिकली नामुमकिन है अगर आप कोशिश भी करो। पर इस बार कई टॉपर्स हैं जिन्हें 718, 719 नंबर्स आ गए हैं, और एनटीए का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यह मैथमेटिकली इंपॉसिबल काम इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे हो गया, यह टॉम क्रूज कैसे आ गया, यह मिशन पॉसिबल कैसे हो गया। और इस सब के साथ एक लार्जर प्रॉब्लम भी है, वो ये कि इस बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो गया है। एक्सपेक्टेशन थी कि कट ऑफ 620, 625 के आसपास होगा, यानी इस स्कोर तक 30,000 रैंक्स आ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ ऊपर जाता है तो ठीक है, शायद 630 तक चला जाएगा मैक्सिमम, मगर इस बार का कट ऑफ 650 तक चले गया है। यानी 720 से 650 तक
30,000 रैंक्स भर गए, खत्म, टाटा गुड बाय। पहली बार नीट के हिस्ट्री में इतना हाई कट ऑफ आया है और हर एजुकेशनलिस्ट का यह मानना है कि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कट ऑफ इतना बढ़ जाए, और अगर आसान थोड़ा होता भी तो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता था, पूरे 25 मार्क्स ऊपर नीचे कैसे हो गया, गजब हो गया। स्टूडेंट्स काफी शॉक्ड है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स एकदम शानदार थे सडनली इस बार, कुछ एकदम नया चीज खा के उन लोग ने एग्जाम दिया है, कट ऑफ इतना ज्यादा हो गया है, मगर फिर एक सेंटर से 8 टॉपर्स कहां से आ गए? इसका लॉजिक क्या है? 719 मार्क्स का क्या लॉजिक है? 67 परफेक्ट स्कोर, उसका क्या लॉजिक है? 5 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ और 7 मई को पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था पेपर लीक के मामले में। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है, पर यह जो न्यूज है इस पे उस टाइम पर आउटरीच तो हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा जरूर था कि भाई रिजल्ट्स को होल्ड पर डाल दिया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यूसी सवाल पूछना, कोर्ट केस करना, यह सब तो एंटी नेशनल है। और जब रिजल्ट्स फिर आए, जो कि रुक सकते थे, लेकिन रिजल्ट्स फिर आए तो उसमें धांधलेबाजी की क्लियर बू आने लगी और तब जाकर जो शक था वो आक्रोश में बदलने लगा। हजारों स्टूडेंट्स आज सड़कों पर हैं और एनटीए से जवाब मांग रहे हैं। लाखों ने सोशल मीडिया पर नीट फ्रॉड को ट्रेंड किया है और एनटीए को मजबूर किया कि भाई सफाई दो, एक्सप्लेन करो ये हो क्या रहा है। 6 जून को नीट का एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्लैरिफिकेशन आता है। उसमें कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दें। देखें क्या जवाब देते हैं। पहला पॉइंट, कट ऑफ को लेकर एनटीए ने कहा कि भाई एग्जाम के कंपेटिटिव नेचर की वजह से इस साल हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की वजह से कट ऑफ भाई ज्यादा हो गया, इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं कि लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एनटीए का यह कहना था कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत सेट हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में गलत जवाब था, इसीलिए आंसर की को रिवाइज किया गया था और उस वजह से 67 में जो 44 बच्चे हैं उस वजह से उनको परफेक्ट स्कोर मिल गया। चलिए ये बात भी मान लेते हैं। अब आते हैं सबसे शॉकिंग चीज पर, 718 और 719 मार्क्स कैसे मिल गए? ग्रेस मार्क्स की वजह से। एनटीए के मुताबिक हाई कोर्ट में कुछ पिटिशंस डाले गए थे और कुछ एग्जाम सेंटर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हो रहा था, पेपर लेट उनको मिला या गलत पेपर मिला वगैरह वगैरह, कुछ फिजिकल रीजंस होते हैं और इस लॉस ऑफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। एनटीए ने 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसका हवाला दिया कि अगर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में लॉस ऑफ टाइम होता है तो एक सेट फॉर्मूला के तहत नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, यानी ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। मगर जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस जजमेंट को देखा, थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ा, तो उनका शक और भी ज्यादा बढ़ ही गया क्योंकि यह जजमेंट सीलैट एग्जाम के लिए है और साफ साफ तरीके से कहा गया है यह जजमेंट को एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। इस जजमेंट को अदर देन मेडिकल, साफ तौर से एनटीए में कोई है जो सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए स्टूडेंट्स और भी उत्तेजित हो गए हैं। अब एनटीए सिंपल सवाल का कॉम्प्लेक्स जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो डिमांड है ना वो काफी सिंपल है। एनटीए यह बताए कि ग्रेस मार्क्स को इस बार क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, एक्स्ट्रा टाइम या उन सेंटर्स में रीटेस्ट क्यों नहीं करवाया गया जहां प्रॉब्लम थी, या फिर वहीं आप एक्स्ट्रा टाइम दे देते। सीलैट का जजमेंट नीट में कैसे अप्लाई कर दिया, किसका आइडिया था? एनटीए बताए कि ये जो ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला है वो क्या है, इसको छुपाया क्यों जा रहा है, इसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट है। एनटीए सफाई दे कि क्या उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज को ढंग से चेक किया है, क्या सिर्फ कुछ ही सेंटर्स में टाइम लॉस हुआ था, क्योंकि कई और सेंटर्स में टाइम लॉस के आरोप अब सुनने को आ रहे हैं जिन्होंने केस फाइल नहीं किया था लेकिन प्रॉब्लम उन्हें भी आई थी। पेपर लीक के मामले में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो 13 लोग अरेस्ट हुए थे पटना में एग्जाम के चक्कर में, क्या करना है आपको? उनके हाथ से जो आपको पेपर मिला है वो आपको पेपर मैच कराना है। जो ओरिजिनल पेपर था 15 मिनट का काम है। 1 महीना हो गया ये मैचिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई? पहले एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतना टाइम लगाता है मैचिंग में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन बोलती है नहीं हम मैचिंग नहीं कराएंगे वीवीपैट का। अब एनटीए भी आ गया कह रहे हम नहीं मैचिंग कराएंगे, ये जो स्टोलन पेपर है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो लीक हुआ था। हर कोई क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे जब फटकार खाएगा तभी काम करेगा, नहीं तो लोगों का ऐसे ही चोमू बनता रहेगा। इन सब के साथ साथ स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स चाहते हैं कि एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट कमिटी का गठन हो जो मामले में एक्चुअल सही इंपार्शियल जांच करे, ग्रेस मार्क्स, हाई कट ऑफ, टाइम लॉस और पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ था, कौन इन्वॉल्व था, सब कुछ बाहर निकाले।
कुछ स्टूडेंट्स की मांग है कि रीनीट हो, यानी पूरा का पूरा एग्जाम रद्द किया जाए, दोबारा एग्जाम किया जाए। मगर इसमें सवाल आता है कि भाई उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने मेहनत करके, सालों से मेहनत करके वो अच्छी रैंक लाए, तो रीनीट से उनके साथ अन्याय हो जाएगा। कुछ की मांग है कि रीवैल्यूएशन किया जाए, एक इंडिपेंडेंट कंपनी की फाइंडिंग्स के बाद टाइम लॉस देखा जाए, ग्रेस मार्क्स कहां देने, ये सब ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको बताकर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करके एक रीवैल्यूएशन किया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अलख पांडे फिजिक्स वाला के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की है नीट के इर्रेगुलरिटीज को लेकर, और अब सब वेट कर रहे हैं कि भाई एक्शन क्या होगा। मैंने बेसिकली फिर से बात घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट, सरकार तो है ही नहीं, सरकार से कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है, सुप्रीम कोर्ट पर ही बात जा रही है। लेकिन अगर ये नीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है, स्टूडेंट का प्रेशर इतना होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन लेती है, सरकार भी थोड़ा सा कहती है कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा एक्शन करेंगे, इलेक्शन अब खत्म हो गया, थोड़ा काम वाम कर लिया जाए, लेकिन इससे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अगर आप पेरेंट हो तो याद रखिए ये गाज आप पर भी गिर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखिए, पिछले 5 सालों में इंडिया में 41 केसेस हो चुके हैं पेपर लीक के, 1.4 करोड़ स्टूडेंट्स पर इंपैक्ट पड़ा है। राजस्थान और यूपी में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का लीक हुआ, कर्नाटका और असम में पुलिस भर्ती में, तेलंगाना में इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम में, कहीं पे एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट होने लगता है, कहीं स्टेट एम्प्लॉय ने पेपर चुरा कर उसको बांटना शुरू कर दिया, और कहीं किसी ने सर्वर को हैक करके पेपर निकाल लिया। अलग अलग पार्टीज के सरकारों के तहत यह सारा हो चुका है, किसी एक सरकार को ब्लेम करने की बात नहीं है। एस्पिरेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, मगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, कोई कंसर्टेड प्लान नहीं है। जनवरी 4, 2023 की बात है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एस्पिरेंट्स के पेपर लीक के चलते पटना में छात्रों ने धरना किया और उन पे पुलिस ने लाठी पर लाठी बरसाई। ऐसे देश में क्या उम्मीद हो पाएगी कि न्याय मिलेगा, क्योंकि लाठी तो पुलिस की मिल जाती है बहुत आसानी से। सबसे ज्यादा जो इस सब से इफेक्टेड होते हैं वो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं। अरे पैसे वाले माँ बाप ठीक है किसी प्राइवेट कॉलेज में भेज देंगे, मैनेजमेंट कोटा में डाल देंगे, और कुछ ना हो तो विदेश भेज देंगे। एग्जाम अगर ढंग से कंडक्ट हो भी गया तब भी सिस्टम इतना खराब है कि स्टूडेंट्स का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है, उनको रोबोट बना दिया जाता है, 12-12 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली एक मशीन बना दिया जाता है। रोट लर्निंग, महंगी प्राइवेट कोचिंग, एक्सट्रीम प्रेशर के चक्कर में फंसा देता है। इस सब को जानने के बाद भी अब नीट रिजल्ट में अब पता चलने वाला है कि पेपर शायद ठीक से कंडक्ट ही जब नहीं किया गया हो, या किसी ने उसको स्ट्रेटेजिकली लीक करके या हाईएस्ट बिडर को सेल किया हो, तो अब सोचिए बच्चों के मनोबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उधर तमिलनाडु में कहा जाता है कि अलग ही आंदोलन चल रहा है, क्योंकि स्टेट्स के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, क्योंकि जो तमिल में पेपर सेट होता है वो ढंग से सेट ही नहीं होता है, और नेशनल लेवल पर एग्जाम आप कर रहे हो तो उसमें जो तमिल लैंग्वेज है या स्टेट लैंग्वेज है वो ज्यादा सफर करते हैं। तो एक कंसर्टेड अटेम्प्ट होना चाहिए कि भैया देश भर में एग्जाम ठीक तरीके से कराया जाए, लेकिन कोई सवाल जब पूछता नहीं है तो जिसका जो मर्जी है वो वैसे किया जा रहा है। देखिए एक टाइम था जब जेएनयू और जामिया में बच्चे प्रोटेस्ट किया करते थे और सब ने उनका खूब मजाक उड़ाया, उनको एंटी नेशनल बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग बोला। अब उनको समझ में आ रहा है नीट के स्टूडेंट्स को कि ये प्रोटेस्ट वो कर रहे थे वो अपने हक के लिए कर रहे थे। देशभक्त पर हमने भी प्लेटफॉर्म खोला, हमने बोला नीट स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपना वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हमें सैकड़ों मेल आए डरे हुए स्टूडेंट से कि कहा भैया प्लीज हमसे ये मत बोलिए कि हम वीडियो बनाएं, हमारा करियर खराब हो जाएगा अगर हम एक वीडियो बना देंगे। सोचिए करियर खराब हो जाएगा अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे। चलिए वो भी ठीक है। देशभक्त पर हम कभी भी ऐसे मेल्स और उनकी बात तक नहीं करते हैं। आए दिन ऐसे मेल्स आते रहते हैं, थ्रेट्स आते रहते हैं, रेप थ्रेट्स की फैमिली को रेप कर देंगे, डेथ थ्रेट्स आते रहते हैं। मैं ये सारी चीजें शेयर नहीं करता हूं, लेकिन इस मेल से मेरा दिल टूट गया। ट्रिपल IIT का एक स्टूडेंट, और ये खबर बाय द वे कंफर्म्ड है, मैंने इसको खबर को कंफर्म किया है, वो मिन्नत कर रहा है कि भैया खाना नहीं मिलता है, बहुत गंदे हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेल्स आती हैं, लेकिन वो बार बार कैपिटल लेटर्स में रिपीट कर करके लिख रहा है भैया प्लीज कीप मी एनोनिमस, मेरा नाम मत रिवील करना। आप सोचिए कितने स्पाइनलेस बन गए हम। ये स्टूडेंट्स की फसल है आज हमारे देश में कि अपने खाने के बारे में, अपने मेस में खाने के बारे में अगर एक मेल लिख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चिंता है कि भैया मेरा नाम, मेरा ईमेल कहीं रिवील ना हो जाए। क्या आप ऐसे जनरेशन को बिलोंग करना चाहते हैं जो इतनी स्पाइनलेस बन गई हो, जो इतनी डरी हुई हो, इतनी सहमी हुई हो? थोड़ा सोचिए हम कहां चले गए। मैं नीट प्रोटेस्ट की बात और रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाने की बात कर रहा हूं कि उसके बारे में भी आप बात नहीं कर पाओगे तो फिर क्या वजूद रहेगी आपका? क्या यूट्यूबर्स रह गए देश बचाने के लिए आपके लिए? आपकी क्या अपेक्षा है? यूट्यूबर्स देश बचाएंगे? वैसे तो गाली बकने के लिए तो यूट्यूबर्स हमेशा आपके लिए तत्पर हैं,
बट बड़े सैड लगता है कि 6 साल से सरकार पर, सिस्टम पर, सोसाइटी पर सवाल उठाने के बाद जब हम हमेशा डर में रहते हैं कि कल कब जीप आ जाए, कल कब केस हो जाए, कल हम कब अंदर आ जाए, आप एक खाने को लेकर अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते हो, डरे हुए हो, तो फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपके नीट के रिजल्ट्स का किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यूट्यूबर्स इस देश को नहीं बचाएंगे, इस देश की यूथ बचाएगी इस देश को। थोड़ा सा देख लो भाई कहां हो। और यह भी नहीं कह रहा हूं कि रास्ते पर आओ, लेकिन समझ तो लो कि आज आपकी हालत कितनी बदतर हो गई है कि आपकी औकात इतनी तक नहीं रह गई है। अगर यह बात भी रियलाइज कर लोगे, कल सवेरा हो सकता है फिर।